डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हमने विनिर्माण उद्योग पाठ को शुरू किया था और विनिर्माण उद्योग पाठ के अंतर्गत हमने विनिर्माण का मीनिंग और किस प्रकार के विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है और उनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उनकी औद्योगिक अवस्थिति क्या है, विनिर्माण उद्योग लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें मेन रोल अदा करते हैं, इसके विषय में बात की थी। इसके अलावा हमने उद्योगों के वर्गीकरण की बात की थी। तो ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। किन किन आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है और उनके क्या मापदंड हैं, ठीक है जी, उन्हें क्या कहते हैं इसके विषय में हमने पिछले उसमें वीडियो में बात की थी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करेंगे हम कृषि आधारित उद्योग से। जब हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया था तो हमने उनको दो भागों में डिवाइड किया था, कृषि आधारित उद्योग व खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग आदि उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम वस्त्र उद्योगों की, क्योंकि जितने भी ये कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें वस्त्र उद्योग प्रमुख है। ठीक है जी। वस्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ के कपड़े विदेशों में प्रसिद्ध रहे हैं। जैसा आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ से बंडाना, कैलिको और जो है मलमल आदि प्रकार के कपड़ों का बाहर निर्यात होता था पुराने समय से ही। ठीक है जी। क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश का यह एक अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एक ये ऐसा उद्योग है वस्त्र उद्योग जिसमें हमारे पास कच्चा माल भी है और हमारा तैयार माल भी काफ़ी मात्रा में बाहर जा रहा है, यानी निर्यात के मामले में भी हम इसमें आत्मनिर्भर हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो पहले बात करें सूती वस्त्र उद्योग की। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख स्थान है। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई तथा हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड से निर्मित वस्त्र जो मशीनों से बन रहे थे उनका जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, उनसे कंपटीशन में वो हार गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने यहाँ के उन पे से शुल्क हटा दिया था आयात का और हमारे उन पर निर्यात के शुल्क लगा दिए थे, इसलिए भी हम कंपटीशन में उनसे पिछड़ गए थे। तो ये सारी बातें आप इतिहास में बढ़ चुके हैं, इसके विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं वर्तमान की। आरंभिक वस्त्रों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थे, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनकी वजह से इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। ठीक है। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है। कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों आदि लोगों को यह उद्योग जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग भी रहती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग से अन्य उद्योगों को भी रोजगार मिलता है। ऐसे उद्योग जिनसे हमें अन्य उद्योगों में भी हेल्प मिलती है, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसा कि हमने कल आपको वर्गीकरण में भी समझाया था। यद्यपि कताई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशमी, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के लिए परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक केंद्रीकृत है। यानी का मतलब ये महाराष्ट्र के अलावा अन्य हिस्सों में भी की जाती है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों में मिलों में होता है। हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को घरों पर पैमाने पर भी रोजगार प्रदान करता है। इसका मतलब कि जो हमारा यह वस्त्र उद्योग है यह न केवल मशीनों के द्वारा बन रहा है, आज भी कई जगह यह लघु उद्योग के रूप में भी कार्यरत है, यहाँ पर जो घरों में भी छोटे स्तर पर भी इसका कार्य किया जा रहा है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बनी सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। इसका मतलब सूती वस्त्र का निर्यात हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में किया जाता
है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, यानी दुनिया में जितना कुल सूती वस्त्र उद्योग का जो व्यापार है उसका 1/4 हमारे यहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये हो गई बात सूती वस्त्र उद्योग की। काफ़ी बातें कर ली इसके विषय में। इसके विषय में बात करें जरा कपास की हम, तो लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है हमारे देश में, तथापि इसे आयात करने में आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेष करते बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने के लिए नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करते हैं कि अपने कपास के उत्पादन को बढ़ाते हैं, अपनी उच्च क्वालिटी की कपास का उत्पादन बढ़ाते हैं और अपनी मशीनरी व विद्युत की आपूर्ति में सुधार करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम वस्त्र उद्योग के इस सूती वस्त्र उद्योग में और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम पटसन उद्योग की, तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी संकरी मेखला में स्थित हैं। हुगली नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसके जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं कि पटसन उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर पटसन बहुत ज़्यादा, जूट बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, सस्ता जल मिलता है, परिवहन मिलता है, सड़क रेल व जल परिवहन का जाल बिछा हुआ है, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने के लिए ये परिवहन का प्रयोग हो जाता है। इसके अलावा श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक है जी, और कोलकाता का एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान आदि क्षेत्र बाजार भी इन्हें यहाँ पर आसानी से मिल जाता। जब कल हम उद्योगों की अवस्थिति पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बाजार होना, परिवहन होना, जल होना, कच्चे माल की उपलब्धता होना, मजदूरों का आसानी से उपलब्ध होना, मशीन आदि के लिए पत्तन होना तथा निर्यात व आयात करने की सुविधा होना, ये किसी भी उद्योग के विकास में सहायक होती हैं। जब सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो उनका विकास जो हुआ है गुजरात में मध्य और महाराष्ट्र में इसीलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे ही पटसन उद्योग का विकास बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। इसीलिए इसको कंपटीशन का जो है देखना पड़ रहा है, कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। थाईलैंड जैसे अन्य देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। तो ये दो हमारे कृषि आधारित उद्योग हो गए, सूती वस्त्र उद्योग व पटसन वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट बात करें चीनी उद्योग की, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में होती है। चीनी मिल के विषय में आप लोग जानते हैं कि गन्ने से चीनी यहाँ पर तैयार होती है, कच्चा माल के रूप में गन्ने का प्रयोग होता है। ऐसे स्थान जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है वहाँ पर चीनी माल मिलें बहुतायत में मिलती हैं। अब ये क्यों मिलती हैं, इसमें वही फैक्टर आ जाएंगे सारे, बाजार होने आवश्यक हैं, श्रमिक होने आवश्यक हैं, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा स्थान होने चाहिए जहाँ पर ऐसी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर इसमें भी यूज होते हैं जो सभी उद्योगों के लिए होते हैं। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है जी, सहकारी क्षेत्र के लिए क्यों उपयुक्त है? जब हमने कल सहकारी क्षेत्र की यहाँ पर बात की थी तो हमने सहकारी क्षेत्र में क्या बताया था? हमने बताया था ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों तो दोनों के हाथों में होता है। यानी का मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं और सरकार भी, इसमें दोनों लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए जो चीनी उद्योग है वो सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है जी, पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल हो रही हैं। तो इसीलिए
जो चीनी उद्योग है महाराष्ट्र आदि राज्यों में बढ़ रहा है। ठीक है जी। जो प्रमुख चुनौती की यदि हम बात करें चीनी उद्योग की, तो इस उद्योग का अल्पकालिक होना, क्योंकि ये पूर्णकालिक नहीं है, मौसमी उद्योग है। मौसमी उद्योग का मतलब वर्ष के कुछ महीनों में ही इसका ज़्यादा मुख्य कार्य होता है, क्योंकि उसी मौसम में कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल यानी गन्ना। आप सभी लोग जानते हैं कि गन्ना कौन कौन से मौसम में प्राप्त होता है, किन किन मौसमों में चीनी मिलें कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रमुख जो कृषि आधारित उद्योगों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों की। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग में जो हमारा प्रमुख आधारभूत उद्योग है, इसका नाम है लोहा इस्पात उद्योग। इसकी भी बात आज की वीडियो में हम करेंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के मध्यम उद्योगों से बनी मशीनरी इसी पर निर्भर है। यानी जो मशीनें अन्य उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं, वो सारी मशीनें कहाँ बनती हैं? लोहा इस्पात उद्योग में बनती हैं। इसके अलावा कृषि के विभिन्न यंत्र भी लोहा इस्पात उद्योग में बनते हैं, यानी कृषि आधारित उद्योग भी इस उद्योग के ऊपर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण आदि भी लोहा इस्पात से बनी हुई वस्तुओं से बनते हैं या इनके द्वारा बनाई गई मशीनों से बनते हैं। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। अब की बात को छोड़ दें तो प्राचीन समय में जिस समय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय लोहा इस्पात उद्योगों के ऊपर ही सभी देशों का विकास निर्भर था। अब इसका स्थान कुछ हद तक तृतीयक क्रियाओं ने ले लिया है, लेकिन आज भी लोहा इस्पात उद्योग का किसी भी देश के विकास में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक बाहरी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही बाहरी व स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। उस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का होता है। इसका मतलब इनकी 4:2:1 के अनुपात में आवश्यकता होती है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीज की भी इसमें कच्चे माल के रूप में आवश्यकता पड़ती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थिति कहाँ स्थापित होनी चाहिए? यह याद रहे कि निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन होना चाहिए, क्योंकि यह भारी उद्योग है। भारी उद्योग में भारी व्हीकल की आवश्यकता होगी ऐसे माल को लाने और ले जाने के लिए। वर्ष 2018 की बात करें तो भारत में 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर भारत की स्थिति थी। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। इसका मतलब हमारे भारत को इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत को आवश्यकता है कि जो हमारा कच्चा माल है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार माल हमारे देश में ही बने। ठीक है, आगे बात करें हम लोहा इस्पात उद्योग में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा इस्पात उद्योग केंद्र संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, यानी वो सारे फैक्टर जो हमने उद्योगों में बताए थे उनको मैं फिर से पुनः नहीं दोहराऊंगा, वो सारे उस क्षेत्र में मौजूद हैं। निजी क्षेत्रों में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान करने के लिए अनुसंधान तथा विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई लोहा इस्पात उद्योग की। इस टेबल को देख लेंगे, इसमें भारत और चीन की तुलना की गई है। ठीक है, आप इसमें देख लेंगे कि 2014-15 में हम चीन के मुकाबले में कहाँ पर थे और 2018 तक की इसमें तुलना की गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वे क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पर लोहा तथा इस्पात संयंत्र हमारे लगे हुए हैं। इनमें कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर और तमिलनाडु में सेलम,
और ये आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़ में भिलाई, झारखंड में बोकारो और बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला आदि ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा इस्पात के संयंत्र लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष बातें कल। धन्यवाद।